जय जोहार एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सारथी ट्यूटोरियल्स। मैं हूं ईशान कश्यप। अभी तक हमने महाभारत काल कंप्लीट किया। अब शुरू करते हैं हम छत्तीसगढ़ में बौद्ध काल। गौतम बुद्ध जी का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था आपका 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी वन में। कहाँ स्थित है? ये नेपाल में स्थित है। उसके बाद 483 ईसा पूर्व कुशीनगर मल्ल में इनकी मृत्यु हुई, इनका महापरिनिर्वाण हुआ। अपने जीवन काल में वो कब छत्तीसगढ़ आते हैं, कहाँ रुकते हैं, क्या क्या करते हैं, उसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित क्या क्या छत्तीसगढ़ में साक्ष्य प्राप्त होते हैं, ये हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो अगर हम साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है आपका अवदान शतक। इसी अवदान शतक से बौद्ध धर्म के छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ उसके कुछ साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इस के अनुसार उस टाइम दक्षिण कोसल के क्षेत्र में एक शासक हुए विजय या विजयेश नाम के। इन्हीं विजयेश ने गौतम बुद्ध को छत्तीसगढ़ आने का निमंत्रण दिया। तो विजयेश के निमंत्रण पे गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ आते हैं। छत्तीसगढ़ में कहाँ आते हैं? विशेष तौर पे सिरपुर में आते हैं तथा सिरपुर में 3 महीने तक निवास करते हैं और यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। साथ ही साथ एक और महाजनपद था कोसल। इस कोसल के शासक थे प्रसेनजीत और दक्षिण कोसल के शासक विजयेश के मध्य में कुछ विवाद था। इस विवाद को सुलझाते हैं आपके गौतम बुद्ध जी। ये जानकारी हमको प्राप्त होती है बौद्ध धर्म के ग्रंथ आपके अवदान शतक से। दूसरा हमको साहित्यिक प्रमाण प्राप्त होता है इस बौद्ध धर्म के संबंध में, वो है चीनी यात्री ह्वेनसांग के यात्रा वृत्तांत सीयूकी से। इसके पहले जानते हैं कि ह्वेनसांग थे कौन। ह्वेनसांग मूल रूप से आपके चीन के निवासी थे। बौद्ध धर्म में इनकी आस्था थी तथा बौद्ध धर्म से संबंधित सभी साहित्यों साक्ष्यों का संकलन करने के लिए वे भारत समेत अन्य स्थानों की यात्रा करते हैं। इसी क्रम में वो 629 ईस्वी में आपके आते हैं भारत। कहाँ आते हैं? छत्तीसगढ़ नहीं, अभी भारत आए हैं। भारत में 629 ईस्वी में हर्षवर्धन नामक शासक के शासनकाल में ह्वेनसांग भारत आते हैं। उसके 10 वर्ष पश्चात यानी कि 639 ईस्वी में छत्तीसगढ़ में सिरपुर के पांडुवंशी सोमवंशी शासक महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में ह्वेनसांग छत्तीसगढ़ आते हैं और सिरपुर आते हैं। और इस अपनी संपूर्ण यात्रा में वो जो भी अनुभव करते हैं, जो भी देखते हैं, उसका विवरण अपनी एक पुस्तक में लिखते हैं जिसका नाम क्या है? सीयूकी। इस सीयूकी में वो छत्तीसगढ़ के बारे में 2 बातें बताते हैं। मूल रूप से वो छत्तीसगढ़ को संबोधित करते हैं कियासलो नाम से। छत्तीसगढ़ को ह्वेनसांग ने क्या कहा है? कियासलो। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे। अब पुनः बार बार में विद्वानों के बीच में ये मतभेद है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे कि नहीं आए थे। तो और अध्ययन इन्होंने इस संबंध में राजेंद्र पॉल मिश्रा जी ने एक विशिष्ट अध्ययन किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि गौतम बुद्ध छत्तीसगढ़ आए थे और उनका यहाँ के छत्तीसगढ़ के विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। और इस धर्म की चर्चा यानी कि शास्त्रार्थ में गौतम बुद्ध ने विद्वानों को, वैदिक धर्म के विद्वानों को पराजित किया था। ये उनका मत है। ठीक है। अब हम यहाँ से देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन से स्थल बौद्ध धर्म से संबंधित है, वहाँ से क्या क्या प्रमाण प्राप्त हुए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो जगह है छत्तीसगढ़ में जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है वो है आपका सिरपुर। कहाँ है? महासमुंद जिले में। सिरपुर का प्राचीन नाम था श्रीपुर। सिरपुर ना केवल आपका बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म से संबंधित है, बल्कि ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में आपके 6वीं 7वीं शताब्दी में ये एक शिक्षा के केंद्र के रूप में इसने ख्याति प्राप्त की थी। और यहाँ पे आपके गौतम बुद्ध भी आए, ह्वेनसांग भी आए। यहाँ से बौद्ध धर्म के बहुत सारे आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे। बौद्ध विहार, बौद्ध चैत्य, बौद्ध धर्म की मूर्तियाँ इत्यादि यहाँ से प्राप्त होंगी। मेन 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से बौद्ध धर्म के विहार प्राप्त होंगे, स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु विहार। उसके पहले एक देख लेते हैं यार कि चैत्य और विहार में क्या अंतर होता है। चैत्य जो होता है वो मुख्य रूप से आपका साधना और पूजा स्थल होता है
और विश्राम आपका होता है जहाँ पे आप करते हैं आपका विहार जो होता है वो आपका विश्राम स्थल होता है। मठ जो कंप्लीट आपका बौद्ध जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसको मठ कहते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है, बहुत लिटरल डेफिनेशन पे नहीं जाते, लेकिन आपकी बेसिक आइडिया के लिए यही इसका मतलब होता है। ओके, तो बौद्ध धर्म के सिरपुर में दो विहार मुख्य आपके प्राप्त होंगे, स्वास्तिक विहार और आनंद प्रभु विहार। इन्हीं दो विहारों का उत्खनन करेंगे एम.जी. दीक्षित जी। ओके, यहाँ आप फोटो में देख रहे हैं कि ये ऊपर वाला आपका आनंद प्रभु कुटी विहार है और ये नीचे वाला आपका स्वास्तिक प्रभु कुटी विहार है। ये छोटे स्थल नहीं है, काफ़ी बड़े एरिया में फैले हुए हैं और दोनों स्थल आपके लाल ईंटों से बने हुए हैं, पक्की ईंटें हैं, लाल ईंटों से बनी हुई हैं और दोनों स्थलों में बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियाँ प्राप्त होती हैं। ओके, नेक्स्ट विहार देखते हैं तो आपका आता है यहीं सिरपुर में संसुई बौद्ध विहार और राधिका विहार। उसके बाद आपका अगला विहार आता है तीवर विहार। इस तीवर विहार में गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा आपकी स्थापित है। इसके बाद बौद्ध धर्म से संबंधित एक महान और बौद्ध भिक्षु हुए जिनका नाम था नागार्जुन। नागार्जुन जी काफ़ी प्रसिद्ध थे। इनकी ख्याति से जब ह्वेनसांग इंडिया आए भी नहीं थे तब वहाँ चाइना में भी इनकी ख्याति थी। तो ह्वेनसांग ने अपने यात्रा वृत्तांत सियूकी में नागार्जुन के बारे में लिखा है कि इनका जन्म संभवतः दक्षिण कोसल या तो फिर विदर्भ में हुआ था। विदर्भ आपका क्या हुआ, नागपुर का एरिया। तो संभवतः ये इन दो में से किसी एक जगह पे पैदा हुए थे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनकी मुख्य जो कर्म स्थली थी, जो निवास किया, वो सिरपुर के क्षेत्र में ही उन्होंने निवास किया। नागार्जुन जी का सातवाहन कालीन शासकों से मित्रवत संबंध था। इसी कारण इन्हीं सातवाहन कालीन शासकों ने नागार्जुन के लिए, बौद्ध भिक्षु नागार्जुन के लिए 5 मंजिला संघाराम का निर्माण कराया। सिरपुर में ही आपके जो आपका पांडु वंश सोमवंश आएगा, उस टाइम पे शासक होंगे आपके महाशिवगुप्त बालार्जुन। ये महाशिवगुप्त बालार्जुन आपके किस वंश के हैं, पांडु वंश सोमवंश। तो ये वंश मूल रूप से वैष्णव धर्म का उपासक था, परम भागवत की उपाधि भी धारण करेंगे ये वंश। लेकिन महाशिवगुप्त बालार्जुन शैव धर्म के उपासक थे। उनके वंश की आस्था वैष्णव धर्म में होने के कारण, फिर निजी रूप से शैव धर्म में आस्था होने के कारण भी उन्होंने बौद्ध धर्म को पर्याप्त संरक्षण और पोषण प्रदान किया। ये उनकी धार्मिक सहिष्णुता और सर्वधर्म समभाव की प्रवृत्ति को दर्शाता है। तो महाशिवगुप्त बालार्जुन ने सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान किया, साथ ही साथ बौद्ध धर्म के चैत्य एवं विहारों के निर्माण हेतु भूमि दान की एवं विहारों का निर्माण कराया। अब देखते हैं कि सिरपुर से जो बौद्धकालीन मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो कैसी हैं। तो इसके संबंध में, इसकी शैली और मुद्रा के संबंध में बालचंद्र जी का एक मत है। बालचंद्र जी कहते हैं कि जो सिरपुर से मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो नालंदा शैली की हैं। गौतम बुद्ध की भारत में जो अधिकांश मूर्तियां प्राप्त हुई हैं वो गांधार शैली की या मथुरा शैली की हैं। लेकिन बालचंद्र जैन जी के अनुसार इनकी शैली छत्तीसगढ़ से प्राप्त होने वाली, सिरपुर से प्राप्त होने वाली गौतम बुद्ध की मूर्तियां नालंदा शैली की हैं। और किस मुद्रा में है, तो अधिकांश मुद्राएं धर्मचक्र प्रवर्तन की मुद्राएं हैं। गौतम बुद्ध की मूर्तियों में विभिन्न विभिन्न मुद्राएं देखने को मिलती हैं। आपकी अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अलग अलग मुद्राएं मिलेंगी। तो अधिकांश मुद्राएं आपकी धर्मचक्र प्रवर्तन, ये धर्मचक्र प्रवर्तन की जो मुद्रा है, ये धर्म का जो प्रवचन होता है, जो आप प्रवचन देते हो, वो प्रवचन की मुद्रा है। तो बालचंद्र जैन के अनुसार ये हो गई। उसके बाद छत्तीसगढ़ में 2 जगह हैं जहाँ पे आपको अपने वैदिक धर्म, साथ ही साथ जैन और आपको बौद्ध धर्म, तीनों धर्म के आपको साक्ष्य प्राप्त होंगे। वो जगह कौन कौन सी हैं आपकी, एक तो है सिरपुर और दूसरा है आपका मल्हार। इन्हीं सिरपुर और मल्हार से बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान एवं सहजयान के विकास के आपको प्रमाण प्राप्त होते हैं। बौद्ध धर्म की अगर मुख्य दर्शन में देखा जाए तो ये इस धर्म का विकास कैसे हुआ, किस आइडियोलॉजी के साथ ये धर्म बढ़ा। एक्चुअल में हुआ क्या, आपका 5th-6th सेंचुरी में वैदिक धर्म में वैदिक कर्मकांड और जटिलता बहुत बढ़ गई थी। बलि वगैरह,
आपका हवन वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत, तो इन्हीं सब परंपराओं के विरोध में एक तरह से आपके भारत में जैन और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म की इस मुख्य आइडियोलॉजी से विपरीत बौद्ध धर्म की कालांतर में एक शाखा आती है, वो आती है वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा में प्रचुर रूप से तंत्र मंत्र, टोना टोटका, जादू एवं कर्म कांडों का आपकी प्रैक्टिस की जाती है। तो इसी वज्रयान एवं सहजयान शाखा के विकास के प्रमाण मिलते हैं आपके सिरपुर और मल्हार से। अब सिरपुर कंप्लीट हो गया, और स्थल देख लेते हैं कि ऊपर से नीचे कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें मिली हैं। इसमें नवीन स्थल भी हैं और प्राचीन स्थल भी हैं। ऊपर से नीचे देखते चलते हैं। सबसे ऊपर सरगुजा जिले में आपका होगा मैनपाट। यहाँ पे बहुत बड़ा प्रसिद्ध आपका बौद्ध मठ स्थित है। उसके नीचे आते हैं तो आपका बिलासपुर में आपका हो गया मल्हार। मल्हार में क्या देखा हमने, यहाँ पे वज्रयान एवं सहजयान शाखा के विकास के प्रमाण मिलेंगे, साथ ही साथ बौद्ध धर्म से संबंधित यहाँ पे अवशेष प्राप्त होंगे एवं मूर्तियाँ प्राप्त होंगी। उसके बाद नीचे आएंगे तो पहुँचेंगे हम यहाँ पे, सीधे आ जाते हैं तुरतुरिया आश्रम में, बलौदा बाजार। तुरतुरिया आश्रम आपने देखा था, क्या संबंधित है, किनका आश्रम है, तो तुरतुरिया आश्रम बलौदा बाजार जिले में जो आपका है, ये आपका वाल्मीकि ऋषि जी का आश्रम था, रामायण काल से संबंधित स्थल है। इसी तुरतुरिया में ही आपको बौद्ध धर्म का अवशेष प्राप्त होगा, एक आपको बौद्ध धर्म का विहार प्राप्त होगा। ये विहार अपने आप में एक स्पेशल क्वालिटी लेके चलता है कि पूरे भारत में ये एकमात्र विहार है जो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। ठीक है, तो पूर्ण रूप से महिलाओं को समर्पित विहार आपको बौद्ध विहार कहाँ प्राप्त होता है, तो तुरतुरिया बौद्ध विहार, जो कि बलौदा बाजार जिले में है। बलौदा बाजार से आगे बढ़ते हैं हम, सीधे आ जाते हैं आपके राजनांदगांव जिले में। राजनांदगांव जिले में आपको पड़ेगा डोंगरगढ़। इसी डोंगरगढ़ में एक पहाड़ी है, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी है। इस प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की एक विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। ये नवीन स्थल है, प्राचीन स्थल नहीं है। उसके बाद हम डोंगरगढ़ से आ जाते हैं रायपुर में। आपका रायपुर में आपको सोंडा ग्राम नामक एक जगह है। इस सोंडा ग्राम से गौतम बुद्ध की एक भग्न मूर्ति प्राप्त होती है। भग्न मूर्ति में केवल मूर्ति का ऊपरी भाग प्राप्त हुआ है हमको। तो सोंडा ग्राम कहाँ है, बौद्ध धर्म से संबंधित स्थल आपका रायपुर में है। उसके बाद हम सबसे नीचे आ जाते हैं आपके कोंडा गांव में। ओके, कोंडा गांव में बौद्ध धर्म से संबंधित काफ़ी सारे साक्ष्य प्राप्त होंगे। कहाँ से, भोंगापाल में। भोंगापाल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और इन जगहों में भी जिनको डिटेल में देखा जाता है उसको हम देखते हैं। तो पहला हुआ मैनपाट सरगुजा में। एक्चुअल में हुआ क्या था, मैनपाट काफ़ी ठंडी जगह है। ठीक है, इसको छत्तीसगढ़ का शिमला भी कहा जाता है। एक्चुअल में क्या हुआ, 1959 में चाइना ने जो तिब्बत का क्षेत्र है उसको एनेक्स कर लिया, उस पर कब्जा कर लिया। अब तिब्बती नागरिक वहाँ से शरणार्थी के रूप में भारत आते हैं। अब उनको कहाँ बसाया जाए, तो तिब्बत का क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है, तो सिमिलर काइंड ऑफ क्लाइमेट में उनको बसाने के लिए भारत सरकार ने 1962 में तिब्बती नागरिकों को, तिब्बती शरणार्थियों को मैनपाट के क्षेत्र में यहाँ पे रिलोकेट करते हैं। ओके, लगभग 1400-1500 तिब्बती शरणार्थी इस क्षेत्र में रिलोकेट किए गए थे, लगभग 3000 एकड़ के क्षेत्रफल में। और इन्हीं तिब्बती शरणार्थियों द्वारा यहाँ पे एक विशाल आपके बौद्ध मठ का निर्माण किया गया है, जो कि ऐसा दिखता है आपका। ये हो गया आपका मैनपाट में। दूसरी आपकी इंपॉर्टेंट जगह देख लेते हैं, प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में गौतम बुद्ध की विशाल प्रतिमा जो अभी स्थापित की गई है। ये ध्यान मुद्रा में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापित की गई है। आपसे पूछेगा कि प्रज्ञागिरी की पहाड़ी कहाँ स्थित है, या तो फिर आपकी गौतम बुद्ध की प्रतिमा प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में जो स्थित है वो कौन से जिले में स्थित है, तो राजनांदगांव में स्थित है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपना कोंडा गांव में स्थित भोंगापाल। कोंडा गांव से लगभग 70-72 किलोमीटर दूरी में ये एक गांव है भोंगापाल। यहाँ पे बौद्ध धर्म के काफ़ी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। भोंगापाल में विहार एवं चैत्य हैं आपके बौद्ध धर्म से संबंधित। साथ ही साथ एक गौतम बुद्ध की एक भग्न प्रतिमा प्राप्त हुई है, काफ़ी बड़ी है, ये छोटी नहीं है।
हाथ टूटे हुए, संभवतः यह ध्यान मुद्रा में ही रही होगी। तो गौतम बुद्ध की इसी प्रतिमा को ही भोंगापाल में डोकरा बाबा कहा जाता है, और डोकरा बाबा जिस चैत्य में है उसी चैत्य को डोकरा बाबा टीला कहा जाता है। इसी डोकरा बाबा टीला के पास में ही एक और जगह, एक और चैत्य प्राप्त हुआ है जहाँ से ये सप्त मातृका की आपकी पत्थर वाली प्रतिमा प्राप्त होती हैं। इसमें 7 माताओं का आपका अंकन है, तो इसको कहते हैं आपकी सप्त मातृका टीला। ये भी भोंगापाल कोंडागांव में स्थित है। इन्हीं डोकरा बाबा टीला और रानी टीला के पास में ही शिव मंदिर के भी प्रमाण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही आपका बौद्ध काल खत्म होता है। अब जो क्वेश्चन हम लगाते थे यूजली लेक्चर खत्म होने के बाद, एक नई प्रैक्टिस करते हैं कि मैं क्वेश्चन आंसर का एक सेपरेट वीडियो बना लेता हूं, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है साथ में डिस्कस करने पे। तो सेम प्रैक्टिस रखिएगा कि लेक्चर देखिए, नोट्स बनाइए, याद कीजिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर के अलग से वीडियो बने हैं साथ में एसोसिएटेड रहेंगे, आप उन पे जाइए और ईमानदारी पूर्वक उन क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट कीजिए। उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दूंगा उसको देख के आप अपने कितने सही हुए कितने गलत हुए वो देख सकते हैं। आंसर ज़रूर आप कमेंट में लिखिए। इसी के साथ जय हिंद, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।